वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। इस चैनल में आपको एमसीक्यू के साथ भारतीय भूगोल और भारतीय आधुनिक इतिहास और वीडियो मिलेंगे। हमारे सारे वीडियो में इंग्लिश और हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे गांधी एज पार्ट 2। गांधी एज पार्ट 1 में हम लोग ने देखा था, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि लास्ट में जो देखा था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था। उस वक्त गांधी जी ने उस मूवमेंट को रोक दिया था। उस मूवमेंट को रोकने की वजह थी चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट, जिसकी वजह से जो मूवमेंट जो नॉन वायलेंट तरीके से गांधी जी चाहते थे वो नॉन वायलेंट तरीके से ना चल के वायलेंट तरीके से चलना स्टार्ट किया था। इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट रोक दिया था और इसलिए उनके खिलाफ बहुत सारे लीडर्स ने बोला था। उनमें से एक थे आपके चित्तरंजन दास। तो यहाँ पर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ये पर कि चित्तरंजन दास ने अपना जो पार्टी है अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाया, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था स्वराज पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर देखा जाए तो फिर ये 1923 में बना था और इसमें वही प्रो चेंजर वर्सेस नो चेंजर। अब ये नाम क्यों दिया गया था? प्रो चेंजर इसलिए दिया गया था, जैसे चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, स्वराज पार्टी के जो मेंबर्स थे उनको प्रो चेंजर बोला जाता था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो इलेक्शन हो उसमें कांग्रेस हिस्सा ले और कांग्रेस भी इलेक्टेड होकर फिर उस जगह में जाकर ब्रिटिश के काम में प्रॉब्लम डाले। तो नो चेंजर जो थे वो गांधी जी के साथ थे और गांधी जी के साथ जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कांग्रेस की कोर कमेटी मेंबर बन चुकी थी, उसमें गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद जैसे लीडर्स थे। वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश का ये शासन हो रहा है इंडिया में उसमें वो किसी भी तरीके से पार्ट ना ले, और प्रो चेंजर्स ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश का शासन हो रहा है इंडिया में उसमें वो हिस्सा ले और फिर जाके ब्रिटिश को अंदर से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर पाए। तो अगर स्वराज पार्टी के फाउंडर की बात की जाए तो मेनली स्वराज पार्टी के जो फाउंडर थे वो थे चित्तरंजन दास, उनके साथ थे आपके मोतीलाल नेहरू। तो आप देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू बाद में जाके कांग्रेस के साथ मिलकर थे और चित्तरंजन दास जब तक जिंदा थे तब तक स्वराज पार्टी बनी हुई थी। फिर यहाँ पर देखेंगे दे टुक पार्ट इन द इलेक्शन फ्रॉम 1923 टू 1934। जैसा मैंने बोला स्वराज पार्टी चाहती थी कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले और फिर इलेक्टेड होकर जाके कांग्रेस के जो वर्किंग है, मतलब ब्रिटिशर्स का जो वर्किंग है उसमें जाके प्रॉब्लम क्रिएट करे। फिर आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ वो समझते हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तब गांधी जी ने 11 नियम बनाए, 11 रिक्वेस्ट किए कि इन लॉस को चेंज करना चाहिए। उसमें से एक था आपका सॉल्ट लॉ। तो इनमें से कोई रिक्वेस्ट ब्रिटिशर्स ने नहीं माना था, तो इसलिए स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये चला था 1930 से 1934 में, पर इसे भी बीच में रोक दिया गया था जो कि हुआ था 1931 में, और फिर से ये स्टार्ट हो गया था 1932 में। तो सिविल डिसोबीडियंस जैसे कि मैंने बताया टोटल आपके 11 डिमांड्स थे जो गांधी जी ने रखे थे ब्रिटिशर्स के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने इनमें से एक भी डिमांड को नहीं सुना था और बोल दिया था कि कोई भी डिमांड को सुना नहीं जाएगा और जैसे ब्रिटिशर्स काम कर रहे हैं वैसे ही वो लोग काम करना कंटिन्यू करेंगे। तो ये वही आप देख पा रहे हैं, दे वर नॉट एक्सेप्टेड। 12 मार्च पे गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था। अब जो 11 डिमांड्स थे उसमें से एक आपका सॉल्ट टैक्स पे भी डिमांड था। ये सॉल्ट टैक्स क्या था वो समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सॉल्ट टैक्स ये नियम बनाया गया था कि कोई भी इंडियन सॉल्ट कलेक्ट नहीं कर सकता और सॉल्ट के ऊपर एक हेवी टैक्स लगाया जाता था। मतलब कोई भी इंडियन अगर जाके समुद्र से सॉल्ट उठाए तो फिर वो अगेंस्ट ब्रिटिश हो जा रहा है और ब्रिटिशर्स उसे जेल में भर सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने क्या डिसाइड किया था, वो जाके सॉल्ट डांडी मार्च स्टार्ट करेंगे और समुद्र में जाके सॉल्ट उठाएंगे और सॉल्ट बना के फ्री में बेचेंगे। इसके लिए उन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट किया था और ये डांडी मार्च स्टार्ट किया था उन्होंने 12 मार्च 1930 को और ये खत्म हुआ था डांडी मार्च जाके आपका 6 अप्रैल 1930 को। तो ये आप इस बात से याद रख सकते हैं कि मार्च के महीने में डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था और एक महीने में ब्रिटिशर्स की हालत बुरी हो गई थी, वो लोग एकदम आधे हो गए थे। इसलिए स्टार्ट हुआ था तो 12 को, पर आधे हो गए थे जब तक ये खत्म हुआ था, इसलिए हो गए थे 6 अप्रैल को। जब 12 से आधे हो गए तो 6 हो गए और मार्च में स्टार्ट हुआ डांडी मार्च। यहाँ पर देखेंगे when डांडी मार्च स्टार्टेड ओनली 78 मेंबर्स वेयर देयर इंक्लूडिंग गांधी जी। अगर देखा जाए तो सिर्फ 77 मेंबर्स थे जो गांधी जी के साथ सॉल्ट मार्च में एक साथ आगे बढ़े थे, जो पहले स्टार्टिंग में आगे बढ़े थे। इस मूवमेंट का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये देखा गया था कि डांडी मार्च के जो प्रोटेस्ट है इनमें महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा था। ये जो नमक बनाने का जो भी सॉल्ट बनाने का प्रोसेस था वो मेनली आपके ग्रामीण महिलाओं को पता था, इसलिए महिलाओं का इंक्लूजन जो हुआ था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में वो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखा गया था कि ये जाना जाता था कि फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी इन्वॉल्व होगा उसमें बहुत ज्यादा अत्याचार करेंगे ब्रिटिशर्स, तो ज्यादा महिला इसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी। लेकिन इसमें डांडी मार्च में देखा गया था कि महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था और इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो अब सही तरीके से पूरे इंडिया में फैल चुका था, क्योंकि महिला जो इंडिया की बहुत मेजर पॉपुलेशन थी वो भी स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो चुकी थी। तो यही पॉइंट हम देखेंगे द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द मूवमेंट वाज द इंक्लूजन ऑफ द फीमेल। इसे खत्म करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। गांधी इरविन पैक्ट आपके 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था और गांधी इरविन पैक्ट आपने देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का 2 हिस्सा था। पहला जो हिस्सा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ये जब साइन किया था गांधी इरविन ने तभी खत्म हो गया था। गांधी इरविन पैक्ट जब साइन किया गया था उनमें से एक नियम था कि गांधी जी को जाना पड़ेगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था ये दुनिया को दिखाने के लिए ब्रिटेन में एक आयोजित किया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जितने इंडिया के लीडर्स है और ब्रिटिश लीडर्स है एक साथ एक राउंड टेबल में बैठते थे और दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम समझते थे। अब इंडियंस को ये दिखाया गया कि ब्रिटिशर्स उनके प्रॉब्लम समझना चाहती है, तो ब्रिटिशर्स का सिर्फ 2 मतलब थे। एक तो ये कि वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो कितने सही है और इंडियंस के बारे में वो कितना केयर करते हैं, और दूसरा ब्रिटिशर्स का मेन मकसद ये था ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इससे और भी प्रॉब्लम क्रिएट करना इंडियंस के बीच, इंडियंस को एक दूसरे से लड़ाई करवाना। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे टोटल में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। पहला हुआ था 1930, फिर हुआ था 1931 और लास्ट हुआ था 1932 में, तो एक साल बाद हुआ था, देख पा रहे। तो ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने अटेंड किया था वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे लीडर थे जिन्होंने ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैकडोनल्ड अवार्ड या फिर कम्युनल अवार्ड दिया गया था फॉर द लोअर कास्ट इन द 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब क्योंकि जो हिंदूज और मुस्लिम उन्होंने उनमें डिफरेंस ब्रिटिशर्स ने काफी क्लियर कर दिया था, अब हिंदूज में और डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लोअर कास्ट के लिए यहाँ पर कम्युनल अवार्ड दिया गया था मैकडोनल्ड की तरफ से। अब ये कम्युनल अवार्ड क्या है वो समझते हैं। मैकडोनल्ड ने ये नियम बना दिया था कि जो भी मतलब लोअर कास्ट के
लीडर्स होंगे वो सब सिलेक्ट होंगे, लोअर कास्ट के जो भी लीडर्स होंगे वो सब सिलेक्ट होंगे बाय द लोअर कास्ट मेंबर्स ओनली। मतलब सिर्फ दलित ही दलित को वोट दे सकता है या फिर लोअर कास्ट सिर्फ लोअर कास्ट को वोट दे सकता है। इससे गांधी जी को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा था, तो उन्होंने डिसाइड किया था हंगर स्ट्राइक पे बैठने के लिए। जब तक ये नियम चलेगा या फिर जब तक ये नियम माना जाएगा वो तब तक हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, और जब ये नियम हटेगा तभी वो हंगर स्ट्राइक से हटेंगे। क्योंकि अगर ये भी डिफरेंशिएट कर दिया जाता तो इंडिया के और भी ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया को अपर कास्ट या फिर लोअर कास्ट में डिवाइड करना जो चाहते हैं, ब्रिटिशर्स जो चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करे, वो पॉलिसी में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसलिए गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक माना था, और वो हंगर स्ट्राइक तोड़ने के लिए बी आर अम्बेडकर उनसे जाके मिले थे। बी आर अम्बेडकर उनसे जाके मिलने के बाद साइन हुआ था आपका पूना पैक्ट। पूना पैक्ट साइन हुआ था आपके 24 सितंबर में 1932। पूना पैक्ट में ये डिसाइड किया था कि गांधी जी ये अनशन तोड़ देंगे, और ये नियम हुआ था कि जो रिजर्व सीट था 71 वो बढ़ा दिया जाएगा, और वो सब 140 प्लस कर दिया जाएगा। यानी कि जितना रिजर्व सीट था वो 71 से बढ़ा के डबल से भी ज्यादा कर दिया जाएगा। पर जो वोटिंग देने आएंगे उसमें सिर्फ ये दलित के लीडर्स नहीं होंगे या फिर लोअर कास्ट के मेंबर्स नहीं होंगे, वो सारे मेंबर्स एक साथ डिसाइड करेंगे कि उस सीट पे कौन बैठेगा। पर जो रिजर्वेशन था, जो नंबर ऑफ रिजर्वेशन था वो ज्यादा हो गया, 140 प्लस हो गया। पूना पैक्ट से और एक चीज हुआ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एकदम लीडर बन गए लोअर कास्ट मेंबर्स के, मतलब लोअर कास्ट के जो भी थे वो सबके लीडर्स बन गए आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर स्टार्ट किया गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था आपके ईयर 1940 में। इंडिविजुअल सत्याग्रह तो आपको पता ही होगा, बस इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब ये पूरे देश में सत्याग्रह नहीं, अगर कोई इकल्ला इंसान मानना चाहता है सत्याग्रह तो उसके लिए है। तो पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे, और सेकंड सत्याग्रही बने थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पहला सत्याग्रही आपको याद रखना पड़ेगा कौन बने थे, तो वो बने थे विनोबा भावे। और इंडिविजुअल सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था आपके ईयर 1940 में। फिर देखेंगे फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन इन 1942 लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ये क्रिप्स मिशन क्या था, ये डिटेल्स में थोड़े आगे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के आगे में पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा आइडिया कर लीजिए। क्रिप्स मिशन इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस देने आया था। डोमिनेंट स्टेटस और इंडिपेंडेंट कंप्लीट इंडिपेंडेंस आपको पता ही है कि डिफरेंस क्या है। तो क्रिप्स मिशन आए थे इंडिया में डोमिनेंट स्टेटस देने के लिए, पर डोमिनेंट स्टेटस जो वो इंडिया को देना चाहते थे वो कंप्लीट इंडिया को देना चाहते थे। पर मुस्लिम लीग इस बात पे नहीं मानी, क्योंकि मुस्लिम लीग को अपना एक दूसरा कंट्री चाहिए था, इसलिए क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गया था। इस चीज से गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा था, और गांधी जी ने बोला था कि इंडिया का इंटरनल मैटर है और वो इंटरनल मैटर अपने से समझ लेंगे, इसमें ब्रिटिशर्स का कोई काम नहीं है। ब्रिटिशर्स को सिर्फ डोमिनेंट स्टेटस देके चला जाना चाहिए था। क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया था तब स्टार्ट हुआ था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की जाए तो ये स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए गांधी जी ने कॉल किया था, पर गांधी जी को बहुत जल्दी जेल में भर दिया गया था, और ये रिवोल्ट जो था, ये प्रोटेस्ट जो था, ये काफी वायलेंट हो गया था। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन थंडरबोल्ट टू अरेस्ट ऑल लीडर्स। जितने भी लीडर्स थे कांग्रेस के उन सबको, या फिर जो भी लीडर्स इसको सपोर्ट कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट को, उन सब को ब्रिटिशर्स से पकड़ने के लिए चलाया था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इसमें जो राम मनोहर लोहिया थे वो रेगुलरली ब्रॉडकास्ट करते थे कांग्रेस रेडियो पे। अभी जैसे टेलीविजन हो गया प्रचार के माध्यम, वैसे पहले रेडियो था, तो कांग्रेस रेडियो में राम मनोहर लोहिया हर दिन मैसेज देते थे कि कहां पर क्या क्या इंसिडेंट हुआ और कौन कौन से लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया। तो गांधी जी को भी पकड़ लिया गया था और उनको भेज दिया गया था आगा खान पैलेस में। ये क्विट इंडिया के मूवमेंट के बाद हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला था, पर गांधी जी चल बसे थे। नथुराम गॉडसे ने उनको गोली मार दी थी 30 दिसंबर 1948 में। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है आपका ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर में क्या हुआ था, लॉर्ड लिंथिंगो डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी अ पार्ट ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो जैसा आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर 2 हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, और इंडियंस को प्रॉमिस किया गया था कि उनको बहुत जल्दी इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम कोई भी इंडियन या फिर इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ब्रिटिश को लड़ाई में सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। पर लॉर्ड लिंथिंगो उस वक्त के जो वाइसरॉय थे उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया ब्रिटिश को सपोर्ट करेगी और इंडिया भी इस वर्ल्ड वॉर में लड़ाई में पार्टिसिपेट करेंगी। तो इस बात से कांग्रेस और पूरा देश बहुत अंकुश था, मतलब नाखुश था, और इसलिए कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था रीजनल सीट से। जैसा आपने देखा कि वो बहुत सारी इलेक्शन जीत रहे थे, पर इलेक्शन में जो भी सीट उन्होंने जीता था वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया था 22 दिसंबर 1939 को। इस दिन को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया था डे ऑफ डेलिवरेंस, मतलब अच्छा हुआ कि छुटकारा मिला कांग्रेस से। इन्हीं की सपोर्ट कांग्रेस बहुत ही मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, और इंडिया का मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल करती थी कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस की सपोर्ट जीतने के लिए लॉर्ड लिंथिंगो ने प्रेजेंट किया था ऑगस्ट ऑफर। ये ऑगस्ट ऑफर हुआ था 8 अगस्त 1940 को। इस ऑगस्ट ऑफर में कहा गया था एक्सपेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया टू इंक्लूड मोर इंडियंस। मतलब जो गवर्निंग कमेटी है या फिर जो डिसीजंस बनाती है उसमें ज्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा, ताकि उनका भी ओपिनियन लिया जा सके। जो लड़ाई हो रहा है उसके लिए अलग से एक एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा, जो एडवाइस करेगा कि लड़ाई में क्या स्टेप होना चाहिए या फिर क्या स्टेप नहीं होना चाहिए। और जो इंडियंस है उनको राइट मिलेगा फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ओन कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ रहे हैं, तभी दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते तभी है जब किसी जगह को अपना इंडिपेंडेंस मिला। अगर कोई जगह को इंडिपेंडेंस मिलता है तभी उस जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए परमिशन मिलता है। तो अगस्त ऑफर में ये 3 चीज दी गई थी। पहला दिया था एक्सपेंशन की जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें ज्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा ताकि उनकी भी ओपिनियन सुना जाए। वॉर काउंसिल में एक वॉर काउंसिल बनाया जाएगा ताकि जो लड़ाई हो रहा है उसमें वो अपना ओपिनियन दे पाए और इंडियंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भेजा गया था, और क्रिप्स मिशन के जो लीडर थे वो थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स थे आपके लेफ्ट विंग लेबर पार्टी, जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए काफी लड़ाई करते थे और इंडिया को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे, और वहाँ के हेड थे आपके सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिशर्स के लिए कैश काउ बनी थी इंडिया। अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाता है या फिर इंडिया को किसी भी तरीके से छुटकारा मिल जाता तो ब्रिटिशर्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस वर्ल्ड वॉर को जीतना। तो फिर ये कभी पॉसिबल नहीं था कि इंडियंस को छोड़ दिया जाएगा या फिर इंडिपेंडेंस देना चाहते थे ब्रिटिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। ये सब चीज आप जो देखेंगे क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर, ये सब सिर्फ इसलिए चलाया जाता था ताकि उन्हें और भी वक्त मिल सके कि इंडिया के इंडिपेंडेंस को लेट किया जा सके।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था, इंडिया को वो डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे, बट ये डोमिनियन स्टेटस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को हमेशा चाहिए था कि उनका एक अलग से कंट्री बने पाकिस्तान, और वो डोमिनियन स्टेटस जो देना चाहते थे वो पूरे इंडिया को देना चाहते थे। बट क्रिप्स मिशन में पूरे इंडिया एक साथ नहीं मिले थे, इसलिए क्रिप्स मिशन में ये हाईलाइट किया गया था कि पूरे इंडिया ने एक साथ इसे नहीं माना था, इसलिए इंडिया को ये डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल सकता। इससे गांधी जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और बुरा भी लगा था कि बाहर की देश क्यों इंटरफेयर करिए उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स में। ये जो मुस्लिम लीग कांग्रेस में प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें बाहर की देश क्यों इंटरफेयर करिए, वो अगर डोमिनियन स्टेटस देना चाहती है तो वो डोमिनियन स्टेटस देकर चली जाए। पर ये क्रिप्स मिशन का कभी भी इरादा नहीं था कि इंडिया को किसी भी तरीके का डोमिनियन स्टेटस देने का, तो उन्होंने बहाना बनाया कि मुस्लिम लीग ने नहीं माना इसलिए वो नहीं दे सकते ये डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। और इसके लिए बाद में आपने पहले देखा कि स्टार्ट हुआ था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। ये वही पॉइंट दिया हुआ है, नो डोमिनियन स्टेटस विदाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ मेजॉरिटी पार्टीज। तो उन्होंने कहा था कि दोनों मेजॉरिटी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि मेजॉरिटी पार्टीज मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों है, मेजॉरिटी पार्टी में से एक मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, इसलिए वो डोमिनियन स्टेटस नहीं दे सकते। इसलिए क्रिप्स मिशन एक फेलियर होकर रह गया था। मुस्लिम लीग ने और आगे बढ़ के ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था उनके वॉर एफर्ट्स में, ताकि उनका फेवर को जीत पाए। ये मुस्लिम लीग की तरफ से पहला नहीं था, मुस्लिम लीग ने आगे भी ऐसा किया था ताकि ब्रिटिशर्स के जितने भी वॉर एफर्ट्स है, लड़ाई है, वो सब में वो सपोर्ट जीत पाए। ब्रिटिशर्स जो भी काम करते थे उनको मुस्लिम लीग सपोर्ट करती थी कि वो समझते थे इंडियंस पे नहीं, ये हिंदूज पे टॉर्चर हो रहा है, और इसलिए मुस्लिम लीग उनको सपोर्ट करती थी ताकि ब्रिटिशर्स बाद में फेवर उनको रिटर्न कर सके। वही आप देखेंगे तो कांग्रेस मूव टुवर्ड्स द क्विट इंडिया मूवमेंट। जब ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया तब उन्होंने स्टार्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर आता है शिमला कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर आप स्पेलिंग देख सकते हैं, SHIMLA नहीं है, शिमला ऐसे आएगा आपके एग्जाम। शिमला कॉन्फ्रेंस ये स्टार्ट हुआ था 25 जून 1945 को। इसमें जो इंडिया के वाइसरॉय बने थे लॉर्ड बेवेल, उन्होंने एक मीटिंग डिसाइड किया था ब्रिटिशर्स का, और जितने भी इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया गया था, उनके साथ एक मीटिंग अरेंज किया गया था। इस मीटिंग में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो वहाँ के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने आए थे। यहाँ पर चांस दिया गया था इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। अभी तक आप जो देख रहे थे वो डोमिनियन स्टेटस दिया जा रहा था, पर यहाँ पर बोला गया था कि इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगा। पर मुस्लिम लीग इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट किया था कि मुस्लिम लीग का काम यही दिया गया था कि इंडिया के इंडिपेंडेंस में या फिर इंडिया के कुछ भी अच्छे होने में उनको रोकना पड़ेगा, और इसके लिए ब्रिटिशर्स मुस्लिम लीग को हमेशा सपोर्ट करती थी। तो मुस्लिम लीग को इस बात से खुशी नहीं हुआ कि इंडिया में अलग अलग जगह पे कांग्रेस अपने मुस्लिम लीडर्स को खड़े करेंगे, लेकिन जो ये इलेक्शन हो रहा था वो मुस्लिम लीग अगेंस्ट वर्सेस कांग्रेस होने वाला था। मुस्लिम लीग अपने तरफ से लीडर्स बुला रहे थे कि अपने लीडर्स को इलेक्शन में खड़े कर रहे थे, और कांग्रेस भी वहाँ पर अपने जो मुस्लिम लीडर्स है वो भी अपने इलेक्शन में स्टैंड कर रहे थे। तो वहाँ पर मुस्लिम लीग ने कहा जो भी मुस्लिम लीडर्स कांग्रेस में स्टैंड अप कर रहे हैं या फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मुस्लिम लीडर मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, तो वो सिर्फ सोचते हैं अपने पॉलिटिकल पावर या फिर पॉलिटिकल सीट के बारे में। इसीलिए मुस्लिम लीग किसी भी तरीके से कांग्रेस की जो भी वर्किंग है वो सबको वो नहीं मानेगी। फिर इसके बाद आया आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन हुआ था आपके 1946 में। इसमें जो प्रोविंस है इंडिया के उसको तीन हिस्से में डिवाइड कर दिया गया था, और ये कहा गया था हर एक प्रोविंस को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का परमिशन मिले। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जाता है तब आप समझ सकते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि कोई भी जगह को अगर नियम दिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना सकता है, इसका मतलब यही है कि वो इंडिया से कभी भी अलग हो सकता है या फिर वो अपना एक सेपरेट रीजन कभी भी बना सकता है। इस बात से मुस्लिम लीग काफी खुश थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को अच्छे से पता था कि जैसे इंडिपेंडेंस मिल जाएगा ब्रिटिशर्स से वो अलग हो जाएंगे, फिर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और इंडिया को हर जगह से डिवाइड कर सकते हैं। इस चीज से नेहरू खुश नहीं थे, और नेहरू समझ गए थे कि मुस्लिम लीग या फिर ब्रिटिशर्स ये चीज क्यों चाहती थी, और इससे इंडिया का सिर्फ बंटवारा होगा, और जो यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है उसके पास कोई भी पावर नहीं रहेगा। आप समझ लीजिए यूनियन में अभी का सिनेरियो मान लीजिए, अभी जो यूनियन में दिल्ली का सीट है, ठीक है, दिल्ली के सीट अगर बोल दिया जाए कि पंजाब का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है, कश्मीर का दूसरा है, जो कि कुछ महीने पहले तक ही था, कश्मीर का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है, बंगाल का दूसरा है, तमिलनाडु का दूसरा है, महाराष्ट्र का दूसरा है, और समझ सकते हैं जो स्टेट्स है वो अपने हिसाब से अलग हो सकते हैं या अपने हिसाब से जॉइन भी हो सकते हैं। तो फिर जो यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कोई भी पावर नहीं रहेगा, इसीलिए नेहरू इस चीज से एग्री नहीं हुए थे, और ये इंडिया का लास्ट चांस था इंडिपेंडेंट होने का एज अ होल इंडिया। पर इस चीज से कांग्रेस के जो नेहरू थे और बाकी जो लीडर्स थे वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि इंडिया में एक सिविल वॉर स्टार्ट होने वाला। तो उन्होंने याद है कि 1857 की रिवोल्ट के टाइम पे उनको इतना सारा प्रॉब्लम हुआ था और काफी ब्रिटिशर्स अपने लाइफ खोना पड़ा था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उतना सिविल वॉर होने से पहले वो इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने भेजा था लॉर्ड माउंटबेटन को, इंडिया के आखिरी वाइसरॉय। लॉर्ड माउंटबेटन का काम सिर्फ इतना ही था कि वो अपना प्लान यानी कि 3 जून प्लान को लगाएंगे। 3 जून प्लान के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग जगह है, तो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसे डिवाइड करेंगे आपके रेड क्लिफ। इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड होने के बाद ये दोनों जगह को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। तो इसी काम से आए थे आपके माउंटबेटन ने 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रखा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये लिखा गया था, ब्रिटिशर्स में पहले ये दिखाया गया था कि ब्रिटिश इंडिया दोनों इंडिपेंडेंट डोमिनियन में अलग होगा, एक होगा आपका इंडिया और एक होगा आपका पाकिस्तान। इस चीज को माना गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो प्रेजेंट हुआ था ब्रिटिशर्स के पार्लियामेंट में। ब्रिटिशर्स के पार्लियामेंट में ये रॉयल असेंबली या फिर इसको पास कर दिया गया था 18 जुलाई 1947 में। और इसी दिन ये डिसाइड हो गया था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग डोमिनियन बनेंगे और दोनों को अलग अलग इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। तो फिर डिसाइड हुआ था इंडिया का रीजन और पाकिस्तान का रीजन 2 हिस्से में कर दिया गया था। एक बना था आपका वेस्ट रीजन और एक बना था आपका ईस्ट रीजन। वेस्ट रीजन तो आपको पता ही है पाकिस्तान है, और ईस्ट रीजन जो अभी का बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान बना था। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो पे।